Students, it is fifth part of the third chapter of history. As the Delhi Sultan brought the hinterland of the cities under their control. जैसा कि जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने हिंटरलैंड मीन्स जो बाहरी इलाके थे यानी जो दूर के इलाके थे उनको अपने कंट्रोल में ले लिया था. They forced the landed chieftains, the सामंत एरिस्टोक्रेट्स एंड रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी. उन्होंने जो लैंडेड चिफ्टन थे यानी जो जमींदार थे अभिजात वर्ग के ऊंचे वर्ग के सामंत थे और जो शाही परिवारों से बिलोंग करते थे जो सामंत और रिच लैंडलॉर्ड्स इन सभी को अपनी अथॉरिटी यानी अपने आधिपत्य को मनवाने के लिए उनको फोर्स किया बाध्य किया यानी ज़बरदस्ती उनसे अपनी अथॉरिटी मनवाते थे. अंडर अलाउद्दीन खिलजी the state brought the assessment and collection of land revenue under its own control. अलाउद्दीन खिलजी के दौरान ही जो स्टेट था जो राज्य ने जो लैंड रिवेन्यू ज़मीन के जो टैक्स होते थे उनको कलेक्ट किया और असेसमेंट और उनका मूल्यांकन भी किया अंडर इट्स ओन कंट्रोल यानी खुद इस पे कंट्रोल करके. उन्होंने किसी दूसरे को ये काम नहीं सौंपा बल्कि खुद नियंत्रण करके जो टैक्स होते थे उनको कलेक्ट किया और उसके साथ साथ मूल्यांकन भी किया कि कहीं टैक्स ज़्यादा तो नहीं ले जा रहा हो. इस तरह से द राइट्स ऑफ द लोकल चिफ्टेंस to levy taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes. जो अधिकार मिले हुए थे जैसे पहले दूसरे जो राजा होते थे तो वो लोकल चिफ्टेंस को अधिकार दे रखा था उन्होंने टैक्स इकट्ठा करने का, लेकिन ये जो अधिकार था उनका वो कैंसिल किया गया और बल्कि उनको भी टैक्स देने के लिए बाध्य किया गया. अगर एक तरीके से देखें तो ये बिल्कुल सही कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी. द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर मेजर्ड द लैंड और सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने ज़मीन को मापा मेज़र किया एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स और उसके बारे में सावधानी पूर्वक लेखा जोखा तैयार किया. तो अगर आपसे पूछा जाए तो किसके टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स ने लैंड को मेज़र किया था तो आपको याद रखना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो लैंड को मापा गया था. सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टेन एंड लैंडलॉर्ड सर्व द सल्तनत एज रिवेन्यू कलेक्टर्स. जो पुराने चिफ्टेंस थे जो ऊंचे पदाधिकारी और जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने सर्व करते थे वो द सल्तनत की सेवा करते थे एज रिवेन्यू सर्विस करते थे मतलब कि एज रिवेन्यू कलेक्टर. रिवेन्यू कलेक्ट करने की जो सर्विस थी ना वो कौन करते थे वो करवाते थे मतलब किसी से, लेकिन नियंत्रण रखते थे पूरी देखभाल करते थे खुद तो ओल्ड चिफ्टेन से और लैंडलॉर्ड से एंड एसेसर्स और जो पूरा जो मूल्यांकन करने वाले होते हैं उनसे. देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सीज. जो टैक्सीज है ना 3 तरह के होते थे. ऑन कल्टीवेशन कोल्ड खराज यानी जो कृषि पर था उसको खराज बोला जाता था एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस. और किसान ने जितना उत्पादन किया है ना उसका 50% जो है वो खराज लेना होता था. ऑन कैटल पशुओं पर भी टैक्स होता था एंड ऑन हाउसेज और घरों पर भी. तो आपको ये तीनों टैक्सेज याद रखना है. खराज है ऑन कैटल ऑन हाउसेज. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सल्तनत. ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य बात है कि जो सब कॉन्टिनेंट था यानी इंडिया और इंडिया के जो आसपास के जो देश थे सबको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता. तो वो सब कॉन्टिनेंट का काफ़ी सारा हिस्सा जो दिल्ली कंट्रोल से बाहर था, जो दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके कंट्रोल से बाहर था. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग सदर्न इंडिया. और ये मुश्किल भी था इतने जो कंट्रोल करना नियंत्रण करना जो दूर के इलाके हैं जैसे कि बंगाल को दिल्ली से कंट्रोल करना मुश्किल था. और सून आफ्टर एनेक्सिंग मतलब जीत लेने के बाद सदर्न इंडिया जो साउथ इंडिया को जीत लेने के बाद जो एंटायर रीजन था पूरा का पूरा जो क्षेत्र था वो बिकेम इंडिपेंडेंट. वो
इंडिपेंडेंट बन गया था, यानी आज़ाद बन गया था। इवन इन द गंगेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज, और गंगा के जो प्लेन थे ना, मैदान थे, वहाँ पे जो जंगली क्षेत्र थे, दैट सल्तनत फोर्सेज कुड नॉट पेनिट्रेट, जहाँ पे जो सल्तनत की जो सेनाएं थी वो वहाँ पे पेनिट्रेट घुस नहीं सकती थी। लोकल चिफ्टेंस एस्टेब्लिश देयर रूल इन दीज रीजन्स, क्योंकि जो सल्तनत की जो सेनाएं थी वो वहाँ पे इतने गहन जंगल थे, वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती थी। तो लोकल चिफ्टेंस, जो वहाँ के क्षेत्रीय चिफ्टेन थे, वहाँ के जो उच्च वर्ग के लोग थे, वो एस्टेब्लिश देयर रूल इन दिस रीजन, इन क्षेत्रों में अपने शासन को उन्होंने कायम रख रखा था। Sometimes rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas but only for a short duration. और कई बार जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे जो रूलर्स थे वो भी इन पर अपना नियंत्रण रखते थे, लेकिन ऐसा है ना, कुछ समय के लिए ही होता था। अभी चिफ्टेन एंड देयर फोर्टिफिकेशन, जो चिफ्टेन और उनके किले। इबन बतूता, 14th सेंचुरी ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्का, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इबन बतूता जो है कहाँ से, जो ट्रैवलर थे ये कहाँ, कौन से देश से आए थे। तो आपको ध्यान रखना है अफ्रीका के मोरक्को से आए थे, जो कि अफ्रीका में है। उन्होंने चिफ्टेंस के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया कि ये जो चिफ्टेन होते थे ये कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे। फोर्टिफाइड देमसेल्व्स इन माउंटेन्स, क्योंकि ये जंगलों में तो रहते ही थे, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में अपने आप को उन्होंने एक किले के अंदर रहते थे, जो कि पहाड़ियाँ रोकी होती थी, अनइवन और दुर्गम जगह होती थी, वहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता था। रग्ड प्लेसेस एज वेल एज इन बैम्बू ग्रोव्स, और जो इनके जो रहने का स्थान था वो बैम्बू के जो जंगल कह सकते हैं इनको, जो काफ़ी सारे बैम्बूज होते हैं, ऐसी जगह पे होता था। इन इंडिया जो बैम्बू है नोट होलो नहीं होता, बिग होता, काफ़ी बड़ा होता है, और इसके जो काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं वो इंटरविंड एक दूसरे पार्ट को मतलब कि बुन करके, जैसे मतलब झोपड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसको एकदम टाइटली करके काफ़ी सारे बैम्बूज को, दैट इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट दैम, ताकि जो आग भी उसको प्रभावित ना कर सके। एंड दे आर ऑन द होल वेरी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग बन जाता था उनका जो रेजिडेंस है। चिफ्टेंस लिव इन दीज फॉरेस्ट, ऐसे जंगलों में चिफ्टेन रहते थे, और जिससे वो उनको रक्षा भी करता था। विच आर देयर कैट, वहीं पे उनके जो जानवर होते थे, फसलें भी उसी इलाके में होती थी, और उनके लिए पानी भी वहाँ पे उपलब्ध होता था, रेन वाटर से वो पानी कलेक्ट कर लेते थे। और इस तरह से वे है ना किसी भी पावरफुल आर्मी के द्वारा हराए नहीं जाते थे, वहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता था जो इन इलाकों में पहुँच सकता। और इनको तो वो क्या करता, इनको जो बैम्बूज है उसको काट करके ही जाना पड़ता, और इसके लिए उन्होंने प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होनी थी, तो ऐसा मुश्किल था, इसीलिए जो कोई भी उन पर आक्रमण नहीं कर सकता था। द मंगोल्स अंडर गेंगिस खान इन्वेडेड ट्रांसोचियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड द दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर ऑनस्लोट सून आफ्टर। जो मंगोल्स थे, जो कि गेंगिस खान के अंदर, गेंगिस खान के अंडर जो मंगोल्स थे उन्होंने इन्वेडेड किया, आक्रमण किया, इन्वेडेड ट्रांसोजियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान, जो नॉर्थ ईस्ट ईरान का हिस्सा है ये ट्रांसोजियाना, इस पर आक्रमण किया था 1219 में। एंड द दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर ऑनस्लोट सून आफ्टर, और जो दिल्ली सल्तनत थी उन्होंने भी इस आक्रमण को तुरंत ही उन्होंने भी फेस किया, यानी पहले जो मंगोल्स थे उन्होंने ट्रांसोजियाना जो ईरान में है वहाँ पे आक्रमण किया, और फिर उसके बाद उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया। मंगोल्स अटैक्स ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, और ये जो आक्रमण किया इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान किया। एंड इन अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद तुगलक आए थे, तो मोहम्मद तुगलक के अर्ली ईयर्स यानी उसके प्रारंभिक शासन के दौरान और अलाउद्दीन के लास्ट के दिनों के दौरान उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया। दिस फोर्स्ड
the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. तो इसका सामना करने के लिए जो दोनों रूलर्स ने एक काफ़ी मजबूत आर्मी बनाई, और जो कि और उस आर्मी के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए वो एक चैलेंज थी, क्योंकि आर्मी के लिए काफ़ी खर्चे की ज़रूरत भी होती है, तो इसलिए वो एक चैलेंज थी. लेट अस सी हाउ द टू सुल्तान्स डेल्ट विद दिस. आओ देखते हैं कि दोनों सुल्तानों ने कैसे इसके साथ डील किया. अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक. स्टूडेंट्स, जो बाकी जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.